हाँ जी भाई, जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें बीट्स के बारे में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स जो होती है अपने पास, इट इज़ डेल्टा एन इज इक्वल टू n1 माइनस n2। यही बताया था मैंने अपने पास कि बीट्स की फ्रीक्वेंसी ये आती है। अब अपन चलें, जैसे एक ये है ट्यूनिंग फॉर्क है, फ्रीक्वेंसी है इसकी 160 हर्ट्ज। ये नॉन है। एक अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी n2, ये अपने को फाइंड आउट करनी है और इसका अपने को पता नहीं है। अब अपने को ये गिवन है कि 4 बीट्स पर सेकेंड बनते हैं इसमें, तो सो दैट n2 इज इक्वल टू n1 प्लस माइनस डेल्टा n लिख सकते हैं। देन n1 इज इक्वल टू 160 प्लस माइनस 4 एंड 164 और 156, इन दोनों में से एक फ्रीक्वेंसी होगी। अब अपने पास ये कह रहे हैं कि एक और है अपने पास है, वो n3 है। n3 उसकी फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है 170 और उसके साथ ये कह रहे हैं कि इसके जो बीट्स बनते हैं n2 के साथ है डेल्टा n डैश से, ये बीट्स बन रहे हैं 6 बीट्स पर सेकेंड। देन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन। तो अब अपने पास यहाँ से अगर देखते हो तो n2 n ये आएगा इसका वैल्यू n3 प्लस माइनस डेल्टा n डैश, देन n2 इज इक्वल टू 170 प्लस माइनस 6, देन इट इज इक्वल टू 164 और 176। इनमें से कॉमन आंसर देख लो भाई, कॉमन आंसर 164 है। देन अननोन जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 164 हर्ट्ज। ठीक है। अब अपन चल रहे हैं, यहाँ से ये है एक नॉन है अपने पास भी, नॉन ट्यूनिंग फॉर्क है और फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है 400 हर्ट्ज। एक सोनोमीटर है, ये सोनोमीटर है। सोनोमीटर से अपने पास इसमें जो बीट्स बन रहे हैं वो दे रखे हैं 10 बीट्स, सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर इज इक्वल टू n1 प्लस माइनस डेल्टा n एंड वी गेट 390 और 410। अब ये कह रहे हैं कि इफ वी चेंज टेंशन इन सोनोमीटर, इफ वी चेंज टेंशन इन ए सोनोमीटर, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। इफ, अब इनमें से भी ये मान लो कि जैसे ये है तो टेंशन जो है 20% से इंक्रीज कर देते हैं अपन, 21% इंक्रीज कर दिया, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 21%। देन फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होगी, n2 डैश इज इक्वल टू, ये बताए रखा है रूट में p अपॉन 2l, रूट में t अपॉन m। 21% है तो 21% 121 आ जाएगा, 120 का विनिंग हो जाएगा 11। देन n2 इज इक्वल टू 11% का चेंज आएगा इसमें, तो 11% इंक्रीमेंट होगा, 11% होगा तो इसमें 11% कर देना, इसमें भी 11% कर देना। तो अब अपने पास जो पॉसिबल बीट्स होंगे वो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें 11% का इंक्रीज करना, इसमें भी इंक्रीज करना, उसको इसमें से माइनस कर देना, इससे अपने को ये पता चल जाएगा कि कितने अपने पास बीट्स पर सेकेंड है इसमें प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद में एक और चलते हैं अपने पास है, यहाँ से देखो, एक अपने को गिवन है कि 41 ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, 41 है ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स इज ए 41 ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं और इनमें अपने पास 3 बीट्स पर सेकेंड, वो कॉन्सिक्यूटिव जो है फर्स्ट से सेकंड में 3 बीट्स हैं, सेकंड से थर्ड में भी 3 बीट्स हैं, तो 3 बीट्स पर सेकंड अपने पास का डिफरेंस है इनमें। और ये भी है कि फर्स्ट एंड लास्ट, जो लास्ट की फ्रीक्वेंसी है n41 एंड n1, ये गिवन है n41 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n1। तो फाइंड आउट अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट बीट्स तो निकाल सकते हैं अपन। सबसे पहले अपन चलें, सपोज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट
tuning fork, it is taken n second, n2 is equal to n plus b, इसके बाद में n3 is equal to n plus 2b and n4 is equal to n plus 3b, then n41 is equal to कितना आएगा, n41 is equal to n plus 40b। अब ये भी गिवन है कि n41 is a 3n1, n41 is 3n1, so that 3n is equal to n plus 40b and we get a, इसमें अपने पास अगर बीट्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, n का वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं। उसके बाद में अपन चलें कि फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 2n is equal to 40b, 2n is equal to 40b and it is 20b and 20 into 3, so that 60 hertz is a frequency of first tuning fork। तो जब भी अपने पास 51 में भी आ जाता है, 4 में भी आ जाता है, तो जितने में भी हो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और है, ये अपने पास ये है 200 हर्ट्ज है, एक 204 हर्ट्ज है, एक 207 हर्ट्ज है। 3 ट्यूनिंग फोक्स हैं और इनमें बीट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इससे इसमें 4 बीट्स पर सेकंड हो जाएंगे, इससे इसमें 3 बीट्स पर सेकंड होंगे और इसमें देखोगे तो 7 बीट्स पर सेकंड हो जाएंगे। पहले इनके लिए चलें तो 1 सेकंड को 4 टाइम में डिवाइड कर लें अपन, तो ये आ गया 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। उसके बाद में इसको डिवाइड कर लो थर्ड में, तो 1/3, 2/3 एंड 3/3। उसके बाद में इसको 7 से डिवाइड कर लो, तो 1/7, 2/7, 3/7 एंड 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7। इनमें जो कॉमन टाइम आ रहा है, कॉमन टाइम इंटरवल आ रहा है, उसको एलिमिनेट करें। तो सबसे पहले देखो कॉमन जो आ रहा है अपने पास, ये है कॉमन, तो ये अपने पास एक ही टाइम है कि नहीं है तीनों, क्योंकि 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड पर है, ये भी 1 सेकेंड पर है। तो अब अपने पास यहाँ से चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 1 इसको ले लेना, तो 12 बीट्स पर सेकेंड अपने पास इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये अपने पास बीट्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का मेथड है। एक और चलते हैं, तुम्हारी बुक्स में अपने पास एक तो होता है वैक्सिंग, वैक्सिंग को दूसरा मीनिंग होता है लोडिंग। वैक्स का मतलब समझते हो अपने पास कि वैक्सिंग का मीनिंग है कि ट्यूनिंग फोक है, उसकी आर्म्स पर अगर अपन थोड़ी सी वैक्स लगा दें देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, भाई याद रख लेना। एंड एक टर्म है फाइलिंग, फाइलिंग का मीनिंग है शार्पनिंग। अगर अपने पास उसकी ट्यूनिंग फोम की जो आर्म्स है उसके अपन घिस दें, अगर घिसेंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी जो है अपने पास इंक्रीज हो जाएगी। उसकी आर्म्स जितनी थिन होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है, जितनी थिक होती है फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम, उतनी ही फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, भाई याद रख लेना। तो फाइलिंग का मीनिंग है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वैक्सिंग और लोडिंग इसका मीनिंग है फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। तो अब अपन चलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ये बता देता हूं, ये देखो यहां से है, एक नॉन ट्यूनिंग फोक है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को 150 हर्ट्ज। एक अननोन ट्यूनिंग फोक है, उसके साथ अपने पास फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और बीट्स जो बन रहे हैं वो 4 बीट्स पर सेकंड है अपने पास। अब ये कह रहे हैं तो n2 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से n1 प्लस माइनस डेल्टा n, सो दैट 150 प्लस माइनस 4 एंड 154 और 146 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसको अपने पास वैक्स लगा दें, इस पर वैक्सिंग कर दें, तो ये कह रहे हैं कि बीट्स जो बनते हैं वो बीट्स से 6 बीट्स पर सेकंड हो जाते हैं, 6 बीट्स से पर सेकंड हो जाते हैं। तो 6 बीट्स पर सेकंड हो गए। अब अपने पास n1 डैश हो गया, तो यहाँ से चलो 154 और 146 हो गया, ये इसका आंसर है। इससे अपने पास है, यहाँ से लेंगे तो 6 बीट्स पर सेकंड बना लो, 6 बीट्स पर सेकंड में 160 आएगा और अपने पास अगर देखते हो तो इसमें आंसर आ जाएगा 152। अब वैक्सिंग के बाद में देखना एक बार, जब वैक्सिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए,
तो यहाँ से अगर और देखें इसमें ये 6 है, ये ले लेता हूँ मैं 4 बीट्स पर सेकेंड ही ले लेते हैं, 4 लेंगे तो ये 150 और 1 सेकेंड। इसको वैक्स करते हैं और वैक्स करने के बाद में अपने को मान लो कि इसमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके फ्रीक्वेंसी इसमें बीट्स कितने पर सेकंड बनेंगे। तो 6 बीट्स पर सेकंड बनते हैं, 6 बीट्स है पर सेकंड बनते हैं। तो 154 इसकी बेस फ्रीक्वेंसी हो गई और 146 हो जाएगी। 6 बीट्स पर सेकंड बन रहे हैं। तो अब अपने पास ये तो फंडामेंटल हो गया, उसका अपने को पता नहीं है। देन n1 ये इसका n2 प्लस माइनस डेल्टा n हो जाएगा। तो 154 प्लस 6 और 154 माइनस 6, इसमें से ये माइनस कर देना, ये तो आंसर आ गया 160, ये आंसर आएगा 148। आफ्टर वैक्सिंग अपने को पता है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी है। ये 154 से 148 हो गई, इसका मीनिंग है अपने पास अब ये 148 जो आंसर आया वो किससे आया वो एक बार इससे चेक कर लेना। तो 148 हो जाएगा, तो ये 146 इसके आंसर हो जाएगा। तो चेक कर सकते हैं अपन। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट। हाँ भाई, डॉपलर्स इफेक्ट में यह है व्हेन सोर्स और ऑब्जर्वर, सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर आर इन मोशन, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स हैज बीन चेंज्ड। इट इज कॉल्ड अपरेंट फ्रीक्वेंसी और अपरेंट वेवलेंथ। इट इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। होता क्या है कि जब अगर अपने पास कोई सोर्स और ऑब्जर्वर अगर ये मोशन में होते हैं तो ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स वी फील ए चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। अब इसके बहुत सारे पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट अपन ये लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ से चलें, सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और या ये फर्स्ट है व्हेन सोर्स इन मोशन and observer in rest, source in a motion and observer in a rest, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से चलो देखो, फर्स्ट तो अपने पास ये साउंड का सोर्स ले लिया, ये भी रेस्ट में ले लेता हूँ एक बार के लिए, और ये ऑब्जर्वर है, ये भी अपने पास रेस्ट में है। रेस्ट में है तो साउंड वेव्स जो हैं यूँ ट्रेवल करेगी, ये वेलोसिटी इसकी हो जाएगी। इस केस में लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाई एन आएगा। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई एन। अब अगर इसमें भी अपने पास अलग अलग कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहा हूँ, सोर्स से मूव टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की साइड में अगर मूव कर रहा है तो अब अपने पास ये देखो, ये अपने पास सोर्स है, वीएस वेलोसिटी से इस साइड में ये ट्रेवल कर रहा है यहाँ से, तो ये साइड में ट्रेवल करेगा, ये अपने पास ऑब्जर्वर हो गया। तो अब होता ये है कि इसको अपने पास है, ये लगेगा कि इसकी वेवलेंथ जो है ना वो वेवलेंथ अपने पास चेंज हो गई है, और ये नियर बाय आएगा तो वेवलेंथ आएगी लैम्बडा डैश इज इक्वल टू, यहाँ से डिक्रीज हो गई है, v माइनस वी एस अपॉन एन। उसको ये लगता है अपरेंट वेवलेंथ लैम्बडा डैश इज इक्वल टू v माइनस वी एस अपॉन एन, ठीक है। अब अपने पास वापस चलें, एज वी नो n इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा, तो ये इसका वैल्यू यहाँ से एन डैश इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा डैश, सो दैट अपरेंट फ्रीक्वेंसी वी अपॉन यहाँ से रखें वी माइनस वी एस अपॉन एन, एंड एन डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन।
it is apparent frequency, it is fundamental frequency, and dash upon n is equal to v minus vs. Value of this is less than, value of this is more than 1, so that apparent frequency is a more than fundamental frequency. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती हुई लगेगी भाई उस समय इसको। इसी में अपने पास जैसे मान लो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स गिवन है अपने को 360 मीटर पर सेकेंड, एक सोर्स जो है वो पास में आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, देन फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज गिवन है, देन फाइंड आउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, देन एन डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी एस इंटू एन, वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 360 v माइनस वी एस 360 माइनस 30 इंटू एन, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 300, ये 330 हो जाएगा, 360 अपॉन 330 इंटू 300, ये 1 1 एंड 10 11, इसको फाइंड आउट कर लेना। एन डैश का वैल्यू आएगा एंड डेल्टा एन इज इक्वल टू एन डैश माइनस एन, ये इसमें चेंज आ जाएगा कि इतना फ्रीक्वेंसी में चेंज उसको फील होगा, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का जो सेकंड टॉपिक है भाई, सेकंड टॉपिक में अपन ये कर सकते हैं, इसमें मूव टुवर्ड्स है, इसमें मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये सेकंड पॉइंट जो है इसी को मैं चेंज कर देता हूं। सेकंड पॉइंट है मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर आते ही देखना एक बार कहां से चेंज आएगा। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर अगर आप करते हो देन लैम्बडा डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एस, लैम्बडा डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एस एंड एन डबल डैश ले लें अपन इसको। अब ये फ्रीक्वेंसी अगर अपने को चेंज करनी है तो एन डबल डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, लैम्बडा डबल डैश एन डबल डैश is equal to v upon v plus vs into n, so that n double dash is less than n, apparent frequency is less than fundamental frequency। इसमें अपने पास उसको डिक्रीज फील होगी। इसी में अपने पास एक और चीज बता देता हूं, ये देखो, ये ऑब्जर्वर है, एक साउंड का सोर्स है, वो 40 मीटर पर सेकेंड से इस साइड से आ रहा है, फिर यहाँ से पास आउट हो जाता है। सपोज दैट कि अपने पास इसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड 360 मीटर पर सेकेंड है एंड फ्रीक्वेंसी इज 150 हर्ट्ज है, तो अपने को ये बताना है कि जब ये इसको यहाँ से पासेज थ्रू होगा, इसको क्रॉस कर जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा। तो पहले कितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, बाद में कितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, वो दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट अपन इसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ से फाइंड आउट करें, नियर आ रहा है तो v अपॉन वी प्लस वी माइनस वी एस इंटू क्या हो जाएगा n, वैल्यू ऑफ v 360 माइनस 40 इंटू 150 एंड 360 अपॉन आंसर 320 इंटू 150, ये 0 से 0, ये अपने पास 8, ये 4 8 एंड ये 9। अब अपने पास से फाइंड आउट कर सकते हो कि एन डैश का वैल्यू कितना आएगा। एन डबल डैश में अपने को क्या चेंज करना होगा, यहाँ से दूर जाएगा तो v अपॉन वी प्लस वी एस, देन ये आ जाएगा v अपॉन वी प्लस वी एस, ये v प्लस वी एस इंटू एन, सो दैट 360 अपॉन 360 प्लस 40 इंटू फ्रीक्वेंसी 150, ये फाइंड आउट कर लेना। एन डैश का वैल्यू चेंज कितना आएगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू एन डैश माइनस एन डबल डैश, तो इतना चेंज इसको फील होगा कि पहले अपने पास में आ रहा था तो इतना था, उसके बाद में इतना है। तो व्हाट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन ए सोर्स क्रॉस ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। उसके बाद में अपन चलते हैं, इसका सेकंड टॉपिक है, ये है भाई सेकंड टॉपिक। देखो इसमें ऑब्जर्वर इन मोशन एंड सोर्स एट रेस्ट, सोर्स रेस्ट में होगा, ये सेकंड टॉपिक है, सोर्स इन रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इन मोशन। तो सबसे पहले तो अपन दोनों को ही रेस्ट में ले लें, ये लो,
ये साउंड का सोर्स हो गया, ये अपने पास सोर्स है, ये दोनों स्टेशनरी हैं। साउंड वेव्स की वेलोसिटी इस साइड में ट्रेवल कर रही है, ये भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है। अब अपने पास चलें इस समय तो n लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन n, और n इक्वल टू v अपॉन लेमडा, यही रहेगा, n इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा। अब अपने पास क्या होता है, इफ ए ऑब्जर्वर इन मोशन, और इसमें भी फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, इफ ए ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स सोर्स, सोर्स की साइड में मूव कर रहा है, तो ये देखो भाई, यहां से यहां था पहले, अब इस पोजीशन में आ गया वो, यहां से यहां पर पहुंच चुका है। तो होता यह है कि जैसे ही अपने पास ये पास में आता है तो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी और सुन लेता है। ये कितनी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर v ले लेते हैं, इस साइड में अपने पास साउंड वेव v ले ली, देन एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर, देन इट इज इक्वल टू n डैश n प्लस डेल्टा n, एंड वी गेट n डैश इज इक्वल टू n प्लस n डैश का वैल्यू v ऑब्जर्वर अपॉन लैम्बडा, एंड n डैश इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा प्लस v ऑब्जर्वर अपॉन लैम्बडा, एंड n डैश इज इक्वल टू v प्लस v ऑब्जर्वर अपॉन लैम्बडा। एज वी नो lambda is equal to v by n, so that n dash is equal to v plus v observer upon v upon n, and n dash is equal to v plus v observer upon v into n। अगर यहां से देखोगे तो n dash upon n is equal to v plus v observer upon v, it is more than 1, so that n dash is more than n। तो टुवर्ड्स अगर मूव करेगा तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग फील होगी उसको अपने पास, ठीक है। और अगर वो टुवर्ड मूव अवे फ्रॉम, ये अगर मान लो कि इसकी सेकंड कंडीशन है मूव अवे फ्रॉम सोर्स, तो इसमें अपने को बस ये चेंज करना होगा, ये ऑब्जर्वर इस साइड में मूव कर रहा है तो यहां से अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी n डैश इज इक्वल टू v माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v इंटू n, बस ये चेंज करना होता है भाई। n डैश अपॉन n इज इक्वल टू v माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v, इट इज लेस देन 1, सो दैट n डैश इज लेस देन n, एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। नेक्स्ट अपन लेते हैं, इसमें दोनों ही मोशन में हो, एक बार दोनों टुवर्ड्स मूव करेंगे, एक बार दोनों अवे चलेंगे, तो एक साथ दोनों ले लेता हूं मैं। तो ये इसका थर्ड टॉपिक लेते हुए चलते हैं अपन। ये है इसका ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर इन मोशन, दोनों ही मोशन में अगर हैं तो एक बार अपने पास फर्स्ट कंडीशन इसकी ले लेते हैं, मूव टुवर्ड्स टू ईच अदर। ये देखो भाई, अब इसको समझने का मेथड ये है, पहले अपने पास ऑब्जर्वर को रेस्ट में ले लो भाई, तो ऑब्जर्वर को रेस्ट में ले लें, ये v वेलोसिटी, ये v ऐसे इस साइड में मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर एट रेस्ट ले लें, देन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर इट इज n डैश v अपॉन v माइनस वी एस, पहले पढ़ा दिया अपन ने। अब दोनों को मोशन में ले लो, तो दोनों को मोशन में लोगे तो अपने पास यहां से इफ ऑब्जर्वर इन मोशन, अब अपने पास फॉर्मूला ये होगा n डबल डैश इज इक्वल टू v प्लस वी ऑब्जर्वर अपॉन v इंटू n डैश। ये जो फ्रीक्वेंसी होगी n डैश वो पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जैसे बिहेव करेगी, तो v प्लस वी ऑब्जर्वर अपॉन v इंटू n डैश,
put by putting value of n dash we get n double dash is equal to v plus v observer upon v into v upon v minus vs into n, so that n double dash is equal to v plus v observer upon v minus vs, ये n, and we get n double dash upon n is equal to v plus v observer v minus vs, it is more than 1, so that frequency increases, frequency increases। आ गया समझ में अपने पास। और अगर दोनों, ये मान लो ये इधर मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर जो है वो दोनों ही अदर, ये मूव अवे टू ईच अदर, देन इसमें चेंज क्या आएगा देखो एक बार, इसमें चेंज ये हो जाएगा एन डैश एन डबल डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एन, एंड एन डबल डैश अपॉन एन इज इक्वल टू वी माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी प्लस वी एस इज लेस देन 1, so that apparent frequency is less than a fundamental frequency। अब इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। ये अपने पास है एक कार है, ये इस साइड में जा रही है, और एक अपने पास ये दूसरी कार है, ये यहाँ से इस साइड से आ रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव जो है 300 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है। ये जो कार है अपने पास, ये हॉर्न करती है अपने में, ये जैसे ही हॉर्न करेगी तो इसको क्या फ्रीक्वेंसी अपने पास सुन पाएगा, या क्या कितनी फ्रीक्वेंसी हर्ट करेगा, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न इज 160, तो ये कितनी सुनेगा। तो देखो एक बार सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो एन डबल डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी प्लस वी एस इंटू फ्रीक्वेंसी एन, ये 300 माइनस वी ऑब्जर्वर, यहाँ से देखोगे अगर वी ऑब्जर्वर इसमें है, वही कार में, इस कार का जो ड्राइवर है वो ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो ये अगर ऑब्जर्वर हुआ तो वी माइनस वी ऑब्जर्वर 60 अपॉन 300 प्लस 40 इंटू 160, ये इसका आंसर होगा। तो इसका अपने पास कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉर्ट आउट करना है, सीधे फॉर्मूलाज हैं। एक में अपने पास अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स मूव कर रहा है, नियर बाय आ रहा है, तो v प्लस वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन लेना है। अवे जा रहा है v अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एन लेना है। ऑब्जर्वर मोशन में है, सोर्स रेस्ट में है, तो v प्लस वी एस अपॉन एन और v प्लस माइनस वी एस अपॉन एन दोनों ही ले सकते हैं। इसी में एक चीज और बता देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ विंड जो है ना, वो अपन ने इसमें कैलकुलेट नहीं ली है या कंसीडर नहीं की है। अपन ये मानते हुए चल रहे हैं कि इस समय वेलोसिटी ऑफ विंड इज टेकन एज ए 0, लेकिन अगर विंड अपने पास फ्लो कर रही हो और वेलोसिटी ऑफ विंड इज टेकन w, देन व्हाट इज चेंज इन दिस फॉर्मूलाज, एक ही बार में बता देता हूं। ये है v डैश लेना, तब v प्लस माइनस w, ये जहां जहां v आ रहा है ना, वहां पर v प्लस माइनस w आएगा। w इज वेलोसिटी ऑफ विंड, प्लस कब लेना है, जब सोर्स और ये सब साउंड वेव्स एंड विंड एक ही साइड में मूव करनी हो। माइनस कब लेना है, जब अपोजिट साइड में मूव कर रहे हो। और बता देता हूँ वेलोसिटी ऑफ विंड के लिए, जैसे मान लो कि वेलोसिटी इधर है अपने पास 300 मीटर पर सेकेंड, ये विंड इधर से चल रही है अपने पास, ए w इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। देन अपने पास कितना कंसिडर करेंगे, तो इसका यहाँ पर कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेना, w cos 60 एंड इट इज इक्वल टू 10, तो इसमें 300 प्लस 10 ऐड हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा इसमें, 300 प्लस 10 ऐड कर देना, तब इसकी अपने पास है एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी। और v डैश ले लेना यूज में, उस समय v मत लेना, उस समय यूज में जो है अपने को v डैश लेनी है। जैसे यहां से ये अपने पास मान लो कि 200 मीटर पर सेकेंड से चल रही है साउंड वेव, या 300 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। एक अपने पास ये है कि विंड जो है इस साइड से मूव कर रही है और ये कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड से। तो कंपोनेंट अगर फाइंड आउट करना हो, सपोज दैट कि ये एंगल जो है अपने को
यहाँ से 60 गिवन है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। यहाँ पर कंपोनेंट होगा 40 cos 60 एंड इट इज इक्वल टू 20। ये इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। देन इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 माइनस 20 करना है इस केस में, ये 280 मीटर पर सेकेंड आएगी। बाकी जो है सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनके वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम का कुछ होता नहीं है इसमें। ऐसे ही अपने पास डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट वेव्स, ये और बता देता हूं, है तो 12th में, पर एक बार इसको क्लियर करा देते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट वेव्स। लाइट वेव्स में अपने पास ये देते हैं, देखो भाई फ्रीक्वेंसी चेंज आती है उसमें, और एक चीज बता देता हूं, साउंड वेव्स में ऑब्जर्वर एंड सोर्स दोनों की वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। लाइट वेव में सोर्स की वेलोसिटी ही कंसीडर करेंगे, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कंसीडर नहीं करते हैं, ऑब्जर्वर का मोशन कंसीडर नहीं करते हैं। रीजन बता देता हूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए लाइट के केस में अपने को ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नेग्लिजिबल लेनी है, बट साउंड वेव्स के केस में नेग्लिजिबल नहीं ले सकते, बिकॉज उसमें अपने पास उसका वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं होगा। बट इन केस ऑफ लाइट वेव्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर may be negligible in compare of स्पीड ऑफ लाइट। अब सोर्स कौन होगा, तो तरीका बता देता हूं कि अर्थ से मान लो कि अपन किसी स्टार को आज देख रहे हैं, फिर उसके बाद में 6 मंथ बाद में फिर अपन ने देखा, तो उससे ये देखा तो फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया, तो सोर्स जो होगा वो कोई गैलेक्सी हो जाएगी, कोई स्टार हो जाएगा, ये अपने पास जो होगा वो सोर्स होगा। और ये है इसका फॉर्मूला, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू रूट 1 प्लस वी अपॉन सी एंड 1 माइनस वी अपॉन सी। कब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तब न्यू डैश इज मोर देन न्यू, ये नियर बाय आ रहा है तब के लिए ये अपने पास फॉर्मूला है। अगर कोई जो है सोर्स है, लाइट का सोर्स है, वो अपने पास नियर बाय अर्थ या इन डायरेक्शन ऑफ मूव टूवर्ड्स अर्थ आ रहा है, तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस वी अपॉन सी। अगर इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करें अपन, तो ये देखो इट कैन बी रिटर्न 1 प्लस वी अपॉन सी बाय 1/2 एंड 1 माइनस वी अपॉन सी माइनस 1/2। बाय बायनोमियल थ्योरम वी गेट न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस 2v अपॉन सी एंड 1 प्लस 2v अपॉन सी। देखो भाई हियर v वेलोसिटी ऑफ सोर्स, इट इज वेलोसिटी ऑफ ए सोर्स, कोई भी स्टार है या अपने पास गैलेक्सी है, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, न्यू डैश इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी, देन न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस 4v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2v अपॉन सी 2v अपॉन सी। समझ में आ गया होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसको। यहां से देखो एक बार, सॉरी 1/2 करना था भाई, ध्यान नहीं दिया, 1/2, इसमें भी बैठाओ 1/2, इसमें 1/2 तो ये आ गया 4c स्क्वायर हो गया, और इसमें आ गया 2 इंटू v अपॉन 2c प्लस इंटू v अपॉन 2c। अब एक बार यहां से देखो, v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली टेकन नेग्लिजिबल अगर आप ले लेते हैं तो फिर इसका अपने पास यहां से आंसर आ जाएगा 2v अपॉन सी, ये आ गया 2v अपॉन सी। देन ये v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर नियरली इक्वल टू 0, देन न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस v अपॉन सी एंड न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन सी, इट इज मोर देन 1, so that new dash is greater than new and lambda dash is less than lambda, lambda dash is less than lambda। अब अपन चलते हैं लाइट में, अपने पास अगर देखें तो
ब्लू टू रेड जो होता है स्पेक्ट्रम चलता है भाई। ये देखो स्पेक्ट्रम जो होता है विबग्योर चलता है इसमें। ये अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर लेते हैं। अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत अलग अलग है भाई। तो अब अपने पास देखें यहाँ से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज लगेगी और वेवलेंथ डिक्रीज लगेगी। वेवलेंथ डिक्रीज होगी इसका मतलब वॉयलेट की साइड में शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। इट इज कॉल्ड है ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट का मीनिंग है कि अगर मान लो कि आज कोई स्टार है, ठीक है, उससे अपने पास कोई भी कलर की लाइट आ रही है। ये मान लो कि उस समय अपने पास जो कलर आज लाइट आ रही है वो येलो कलर की लाइट है, उसका परसेंटेज ज्यादा है। आफ्टर 1 ईयर अपन ये देखते हैं कि उसमें अपने पास ग्रीन कलर की लाइट ज्यादा है अपने पास, तो इसका मतलब ये है कि लाइट शिफ्टेड टुवर्ड्स वॉयलेट, सो दैट इट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। और ब्लू की साइड में अगर लाइट शिफ्ट हो रही है इसका मतलब जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के पास में आ रहा है, और अगर रेड की साइड में शिफ्ट कर रहा है तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो रहा है। ये इसको सीधा याद रखने का मेथड है। उस केस में अपने पास क्या रहेगा, मूव अवे। मूव अवे तो बस ये चेंज कर देना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस वी अपॉन सी आएगा, एंड न्यू डैश इज लेस देन न्यू एंड लैम्बडा डैश इज मोर देन लैम्बडा। इस केस में अपने पास रेड शिफ्ट आएगा, ये रेड कलर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी अपने पास अगर रेड कलर की साइड में शिफ्टिंग हो रही है इसका मतलब जो सोर्स है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो रहा है। अगर ब्लू साइड में शिफ्टिंग आ रही है तो मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो रहा है। ठीक है भाई।